गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आवेश की गुणधर्मों के बारे में बातचीत करी थी और उसके कुछ गुणधर्मों की अपन ने बात कर भी ली थी। उसमें 3 गुण अपन पढ़ चुके थे। पहला तो गुणधर्म क्या था? योज्यता का था, आवेशों की योज्यता वाला अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया था? आवेशों की निश्चरता वाला गुण पढ़ लिया था। और तीसरा गुण अपन ने क्या पढ़ लिया था? आवेश संरक्षण अपन ने पढ़ लिया था, है ना। आवेश संरक्षण, ये 3 गुण अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसका चौथा गुण अपन पढ़ने जा रहे हैं। चौथा गुण क्या है आवेश का? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और बहुत ही अच्छा गुण है, समझने लायक गुण है। देखो इसमें क्या होता है। हमें कहते हैं कि आवेश के लिए एक स्टेटमेंट अपन जारी करते हैं और ये कहते हैं कि आवेश जो है, आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। क्वांटीकृत, ठीक है। आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। अब देखो इसका अपन मतलब समझते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे अपन एक सिंपल सी बात करें, सपोज अपन ने क्या किया, जो कंघा लिया था, है ना, अपन ने जो कंघा लिया था या कोई प्लास्टिक की छड़ ली थी, और इस प्लास्टिक की छड़ को अपन ने घर्षण कराया था किसके साथ? ऊन के साथ या बिल्ली की खाल के साथ या अपने सर के बालों के साथ, ठीक है, किसी भी चीज से अपन घर्षण कराया था। तो हमने घर्षण स्टार्ट किया सपोज कराना, तो क्या होता है शुरुआत में? क्या होता है, जैसे ही ताप बढ़ता है, अपन घर्षण कराएंगे तो गर्म होगी चीज़ें, और जैसे ही ताप बढ़ना शुरू होता है, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस पर आना शुरू करते हैं? प्लास्टिक की छड़ पर आना शुरू करते हैं। सीधी सी बात है। अब मिनिमम से मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मिनिमम से मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है ट्रांसफर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतने परिमाण का मिनिमम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। यानी यहाँ से यहाँ इतना चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। अब मैं कहूँ कि और मैंने घर्षण कराया, तो अब 1 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो अब मैं इसका मान क्या करूँ? इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 गुणा ये राशि। फिर अगर सपोज 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और घर्षण कराया था, तो 3 गुणा ये राशि, इतना आवेश आ जाएगा। ऐसे करते करते मेरे पास सपोज 40 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इधर से इधर, है ना। तो आवेश कितना होगा? Q। इस पर आवेश कितना आ जाएगा? 40 गुणा ये राशि, समझ गए? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना, 40 इलेक्ट्रॉन, तो 40 से गुणा कर दो। ऐसे करते करते सपोज 500 इलेक्ट्रॉन आ गए। 500 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 500 गुणा ये राशि, समझ गए? इस राशि का मान कितना लिख रखा अपन ने? E। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 500 गुणा E, 40 गुणा E, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक चीज इसमें देखो आप, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 गुणा ये राशि, है ना। 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, यानी ये जो संख्या आ रही है ये पूर्णांक संख्या आ रही है। कैसी संख्या आ रही है? पूर्णांक संख्या आ रही है। ध्यान देना, पूर्ण संख्या जिसको अपन कह सकते हैं, इंटीजर नंबर आ रही है। प्लस है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, माइनस गिनोगे तो ये माइनस में आ जाएगा आवेश, इतना ही फर्क पड़ेगा। ये इंटीजर नंबर आ रही है। इंटीजर का मतलब ऐसा नहीं है कि 1.5 आ गई, 2.5 आ गई, 6.5 आ गई, 7.56 आ गई, ऐसा नहीं है। कहीं भी आएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3, पूरा का पूरी राशि आएगी, एक राशि आएगी। ऐसे नहीं कि टुकड़ों में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो n ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब कुल आवेश कितना हुआ?
n गुणा हो गया किसका, e का। e का मतलब ये राशि, इसका मतलब e का n गुणा हो गया। n कभी भी ऐसे पॉइंटों में नहीं रहेगी, n कभी भी पॉइंटों में नहीं रहेगी, पूर्ण संख्या रहेगी n हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रहेगी, है ना। और आवेश को इस प्रकार लिखना ही क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण। अब इस क्वांटीकरण शब्द का मतलब अपन समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ। क्वांटीकरण का मतलब है किसी भी भौतिक राशि को, जैसे क्वांटीकरण की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी भौतिक राशि, जैसे यहां आवेश है, यानी भौतिक राशि जो भी आपके पास होगी, ठीक है, उस भौतिक राशि को किसके रूप में लिखें, एक न्यूनतम मान उसका, है ना, उसके पूर्ण गुणज के रूप में। न्यूनतम मान के किस रूप में लिख सकें, उसको पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकें। जैसे यहां अपने पास भौतिक राशि क्या है, आवेश है, उसका न्यूनतम मान क्या पॉसिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसलिए उसका न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां उसका कुल मान कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को n इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दो, तो यहां पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 2.5 इलेक्ट्रॉन तो 3.5 इलेक्ट्रॉन तो होने नहीं, इसलिए 1 2 3 4 होंगे। इसका मतलब भौतिक राशि को किसी को अगर उसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणा के रूप में लिखा जा सके तो वो राशि क्या कहलाती है, क्वांटीकृत कहलाती है। वो उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है ना। तो इसका मतलब आवेश को भी अपन, आवेश को क्या कर सकते हैं, इसके न्यूनतम मान जो कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के, उस न्यूनतम मान के पूर्ण गुणा की ये राशि जो होती है वो इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए, इंटीजर नंबर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, ऐसा होना चाहिए। इसलिए अपन भौतिक राशि यानी आवेश को इसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणा के रूप में हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए आवेश कैसी भौतिक राशि है, क्वांटीकृत राशि होती है। और ये जो न्यूनतम मान होता है, कौन सा, ये जो न्यूनतम मान होता है उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि का क्वांटा कहलाता है ना। यानी उस भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान उसका क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, यानी आवेश को क्वांटाओं के मल्टीपल के रूप में लिखना, यही आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि आवेश कैसी भौतिक राशि है, क्वांटीकृत भौतिक राशि है, क्योंकि इसको इसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणा के रूप में लिखा जा सकता है और वो न्यूनतम मान इसका क्वांटा कहलाता है, आवेश का क्वांटा। इसलिए आवेश का क्वांटा क्या होगा, आवेश का क्वांटा कितना होगा, उसका मान E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये परिमाण ही अपन कंसिडर करते हैं। आवेश क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में लेते हैं इसकी प्रकृति, और प्रोटॉन पर किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, ठीक है, इतना ही फर्क है। ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये छोटे छोटे आवेश के गुणधर्म थे, 4 मुख्य गुणधर्म थे। इसके अलावा भी एक छोटी सी बात अपन और करते हैं आवेश के बारे में। आवेश का जो एक और आवेश की प्रकृति किस प्रकार से क्या क्या उत्पन्न कर सकती है वो अपन देखते हैं, है ना। वो देखो, इसकी गतिकी किससे संबंधित है, इसका एक मूल गुण वो क्या रहता है, वो नोट में लिख सकते हो आप, है ना। क्या होता है, देखो आवेश जो अपने पास रहता है ना, इस आवेश के गति के संबंधित अपन अध्ययन की बात करें तो क्या होता है। देखो आवेश 2 स्थितियों में अपन इसको पढ़ना चाहें। पहला तो आवेश कैसा है, स्थिर हो। आवेश कैसी अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, या आवेश क्या कर रहा हो, गतिशील अवस्था में हो, या आवेश किस अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो। समझ गए बात आप, 2 स्थितियां संभव है। तो पहली स्थिर का मतलब इसका वेग भी 0 है और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। वही वेग 0, इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, 0।
अब स्थिर अवस्था में इसी का तो अपन अध्ययन कर रहे हैं इस चैप्टर में, स्थिर वैद्युतिकी तो है, इससे संबंधित जो प्रभाव है उनका अध्ययन। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मूल गुण है कि जहां भी कोई स्थिर आवेश पड़ा होगा उसके आसपास से एक उसका प्रभाव क्षेत्र होगा और उस प्रभाव क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट करता है। समझ गए? दूसरी स्थिति होगी गतिशील अवस्था। गतिशील में भी दो भाग हो गए। गतिशील में भी कितने प्रभाग हो गए? दो प्रभाग हो गए। पहला तो क्या हो गया? नियत वेग से, और दूसरा प्रभाग क्या हो गया? त्वरित, यानी अनियमित वेग से। परिवर्ती वेग से हो, है ना? वेग या तो नियत तो बदल नहीं रहा हो, बदल नहीं रहा हो इसका मतलब क्या है? v कितना है? कांस्टेंट राशि है कोई, इसलिए वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण क्या होगा? 0। नियत वेग है, अब भी 5 है, थोड़ी देर बाद भी 5 है, उसके बाद भी 5 है, इसलिए वेग में परिवर्तन कितना? 0, इसलिए त्वरण कितना हो गया? 0। इसमें वेग परिवर्तित है, इसमें वेग कैसा है? परिवर्ती है, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? ये गति भी दो प्रकार की हो गई ना, एक तो त्वरित हो गई और एक बिना त्वरण की हुई, नियत वेग से। ये जो इस कंडीशन में है आवेश, वो E और B उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखना है। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है इस बार ये। और ये जब स्थिति आती है इसकी, तो इसमें E, B तथा EM रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी जनरेट करता है। अगर उसका त्वरण है और आवेश त्वरित है, इसका मतलब त्वरित आवेशों से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा पढ़ते भी हैं, आता भी है कई बार कि त्वरित जो आवेश हैं उनसे अपन क्या कर सकते हैं? उनसे अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखने लायक बात है। ठीक है, यह आवेश की गति से संबंधित कुछ बातें हैं जो अपन बात करेंगे इसके बारे में भी वन बाय वन करके, क्योंकि स्थिर आवेश हैं उनके बारे में तो अध्ययन इन 4 चैप्टर में कर ही रहे हैं। आवेश गतिशील अवस्था में आएगा, वो अपन जब चुंबकीय का अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर्स में, उनमें आ जाएगा सारा का सारा। कब ये जनरेट करता है, कब वो होगा, किस किस प्रकार से इन फील्ड की स्थितियाँ होंगी, इंटरेक्शंस होंगी, वो अपन पढ़ेंगे उसमें। ये आवेश के बारे में कुछ बातें थी। अब देखो अपन क्या करें, अब अपन एक छोटी सी बात और करते हैं। जो मूलभूत बात ही है इसकी, वो है कूलाम बल। कौन सा बल? कूलाम बल। इसको विद्युत बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विद्युत बल भी कहा जाता है। स्थिर विद्युत बल भी इसको कहा जाता है। कौन सा? स्थिर विद्युत बल, क्योंकि ये स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल है। समझ गए? कूलाम बल है वो किसके बीच लगता है? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। किसके बीच लगता है? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्योंकि अपन स्थिर आवेश में अपन और स्थिर आवेश से संबंधित प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो स्थिर वैद्युतिकी में आ गया, आवेश स्थिर होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी जो बात मैंने लिखी है वो क्या? देखो, बिंदु आवेश। दूसरा नाम क्या लिखा है मैंने? बिंदु आवेश। कोई भी आवेश बिंदु आवेश कब होगा? जब आवेश की विमा, आवेश या आवेशित वस्तु जिस पर आवेश है की विमा या विमाएं प्रेक्षण दूरी की तुलना में नगण्य हो। ध्यान देना जरा,
ये ध्यान रखना। विमाएं मतलब आवेश की डायमेंशन कितनी है, लंबाई चौड़ाई जहाँ आवेश है उसकी कितनी है, या जिस वस्तु पर आवेश है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो देखने की बात है। उसको अपन विमा कहते हैं। जैसे बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की विमा का मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसको इस ब्लैक बोर्ड की अपन क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है, ये इसकी विमाएं कहलाती हैं। इसलिए आवेश जिस वस्तु पर है उस आवेश वस्तु का अपन सामान्य शब्दों में कहें उसका आकार है, वो प्रेक्षण दूरी की तुलना में कितना है। प्रेक्षण दूरी का मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं अपन उसको, है ना, जहाँ से देख रहे हैं उस स्थान से वो जहाँ पड़ा है उसकी दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रेक्षण दूरी। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास इस चौक पर आवेश है, इस चौक पर क्या है, आवेश है। अब मैं यहाँ मेरे पास से देख रहा हूँ तो चौक की ये चौड़ाई ये लंबाई दिख रही है इतनी, है ना, तो चौक मेरे को बिंदु की तरह थोड़ी दिखेगा, नहीं। कब दिखेगा, जब अपन दूर जाएंगे, या अपन कहेंगे उस कॉर्नर पे चला जाए कोई, और उस कॉर्नर पे मैं दिखाऊं तो उसको छोटा सा ऐसे बिंदु सा ही दिखेगा, ये समझ गए। तो मैं ये कहता हूं कि उस स्थिति में इस चौक को किसकी तरह मान सकता हूं, मैं बिंदु की तरह मान सकता हूं। इस पर आवेश है तो उस स्थिति में वो आवेश उस बिंदु पर स्थित आवेश की तरह माना जाएगा, और उस स्थिति में उसको मैं बिंदु आवेश कह सकता हूं। समझ गए, ये स्थिति होती है। तो अपन इसीलिए कहते हैं कि जब आवेशित वस्तु है, या आवेशित वस्तु है, इसको अपन कितनी दूर से देखें ताकि ये बिंदु की तरह दिखने लगे, वो दूरी प्रेक्षण दूरी कंसीडर होती है। और वो अपन करेंगे इसकी विमा की तुलना में अगर ज्यादा है वो प्रेक्षण दूरी, तो उस स्थिति में ये बिंदु की तरह दिखेगा, अदरवाइज तो अपन को ये चौक सी दिखेगी, है ना, लंबी सी दिखेगी। उस स्थिति में अपन इनको क्या कंसीडर कर सकते हैं, बिंदु आवेश। तो कूलाम बल इन बिंदु आवेशों के लिए दिया गया कि बिंदु आवेशों के लिए स्थिर अगर अवस्था में वो हैं, तो हम ये कहते हैं, कूलाम ये कहता है, हम क्या कह रहे हैं, कूलाम के आधार पर ही बता रहे हैं अपन कि ये जो बिंदु आवेश अपने पास होते हैं ये क्या उत्पन्न करते हैं, आपको पता है, विद्युत क्षेत्र। अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कोई भी आवेश आप कहीं भी रखोगे ना, उसके चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उसका। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, विद्युत क्षेत्र। अभी तो पढ़ा था कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र में जब किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो क्या होगा, वो दूसरा आवेश है उसके चारों तरफ भी कोई प्रभाव क्षेत्र है, समझ गए, उसका भी विद्युत क्षेत्र है। अब जब उसको लाएंगे तो वो दोनों आवेशों की जो विद्युत क्षेत्र वो आपस में क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, आपस में उनके बीच कुछ व्यवहार होगा, और उस व्यवहार के फलस्वरूप क्या होगा, उन दोनों आवेशों पर बल लगेगा, उन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। उसी को अपन क्या कहेंगे, कूलॉम बल कहेंगे। समझ गए बात आप। तो अपन ये कहते हैं कि विद्युत बल या कूलॉम बल क्या होता है, जब किसी एक आवेश के आसपास दूसरा आवेश लाते हैं तो इन आवेशों के जो प्रभाव क्षेत्र हैं वो आपस में अनुक्रिया करते हैं, और उस अनुक्रिया के कारण जो बल उत्पन्न होता है उस बल को अपन क्या कहते हैं, कूलॉम बल कहते हैं। कूलॉम ने कहा था कि ये जो बल होता है ना, ये जो बल होता है अपने पास, ये क्या होता है, कितना होता है, इसका परिमाण अपन कैसे ज्ञात करें। तो कूलॉम ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि अगर अपने पास दो बिंदु आवेश हैं, सपोज एक आवेश यहाँ है Q1 और दूसरा आवेश यहाँ है Q2, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अपने पास R है। इस R की तुलना में देखो इस बिंदु का आकार बहुत कम है ना, यानी जहाँ आवेश है वो स्थान इस R की तुलना में तो बिंदु की तरह दिख रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है, ये Q1 के आसपास का प्रभाव क्षेत्र भी होगा और Q2 का भी प्रभाव क्षेत्र होगा, उनके बिटवीन, उनके बीच में जो अनुक्रियाएं होंगी उनके कारण इन आवेशों पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और उसको अपन क्या कहेंगे, कूलॉम बल। तो कूलॉम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुलाम का स्टेटमेंट था। यानी कि कहने का मतलब क्या कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी और उनके परिमाण के साथ कैसे संबंधित रहता है, F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2, गुणनफल के समानुपाती आवेशों के परिमाण के। तो Q1 और Q2 का गुणा कर दिया उनके गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपने पास था। तो इसका मतलब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखे अपन तो क्या आता है कि F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। समानुपाती चिन्ह अगर अपन कोई लें तो क्या आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आता है। समझ गए? ये अपने पास आता है। जहां K क्या है, K के बारे में अपन बात करें, देखो K क्या है, इसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं निर्वात वाली कंडीशन में। एप्सिलॉन नॉट आता है। ये कितना होता है निर्वात के लिए, इसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये समानुपाती नियतांक कहता है कूलम्ब बल में। ये किस किस पर निर्भर करता है, ये मापन की पद्धति, वह किस पर, माध्यम की प्रकृति पर। इन दो चीजों पर यह निर्भर करता है। ठीक है, मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। अगर अपन मापन की पद्धति MKS के बजाय CGS लेते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर अपन निर्वात के बजाय दूसरा माध्यम लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है, चेंज आती है। ये वाली कंडीशन होती है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है, जहां एप्सिलॉन नॉट जो अपने पास है, ये एप्सिलॉन नॉट ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। निर्वात में से विद्युत क्षेत्र के गुजरने की क्षमता, गुजरने देने की क्षमता विद्युत क्षेत्र को, वो उस निर्वात की क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। समझ गए? ये अपने पास होता है। तो सिंपली अपन कूलम्ब बल को अपन ऐसे भी ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किस केस में है, निर्वात वाले केस में। ये किस केस में, निर्वात। यदि माध्यम हो तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए F का मान कितना हो जाएगा, F बराबर F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब निर्वात की जगह माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये 2 और ये कितने समीकरण आ गया, 3 नंबर समीकरण आ गया। ये अपने पास बल कहलाता है। नेक्स्ट अपन क्या देखें, दोनों का अनुपात भी निकाल के देख लें। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ये एप्सिलॉन अपन आगे पढ़ेंगे। एप्सिलॉन को वास्तव में क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां एप्सिलॉन आर क्या होता है, पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक। अब इसका मान 0 से लेकर के 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। इसका मतलब एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट निर्वात वाली अवस्था है। इसके अलावा अगर कोई माध्यम लेंगे तो एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, ज्यादा। तो किसी माध्यम के लिए क्या होगा, निर्वात के अलावा किसी माध्यम के लिए, उस माध्यम के लिए जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। इसलिए जो माध्यम के लिए बल है वो लेस देन होगा F जो निर्वात के लिए बल है उसके लिए। इसका मतलब अगर इन्हीं दो आवेशों को उठा करके अपन किसी पानी में या किसी दूसरे मीडियम में रख दें तो इनके बीच लगने वाले बल के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये ध्यान देने लायक बात है। और इस एप्सिलॉन को अपन डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, देखो
कैसे डिफाइन करते हैं? इन दोनों का अनुपात ले लो, माध्यम में बल, निर्वात में बल और माध्यम में बल Fm, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एप्सिलॉन r कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्सिलॉन r। कैसे? निर्वात में क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और माध्यम में क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये कैंसिल, r से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन ओपन एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो एप्सिलॉन r बराबर कितना हो गया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये परावैद्युतांक कहलाता है। यानी निर्वात में दो आवेशों के बीच बल और समान दूरियों और समान आवेशों के लिए अगर उसी सिस्टम को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उस माध्यम में बल दोनों का अगर अनुपात लेते हैं तो वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब इसको अपन डिफाइन कैसे करें? हमने क्या किया? पहले निर्वात में बल ज्ञात किया, फिर अपन ने किस में ज्ञात किया? माध्यम में ज्ञात किया। अब आप जानते हो कि माध्यम में जो बल आया वो निर्वात से क्या आया? कम। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात की तुलना में बल में जितनी कमी होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वो माध्यम उन आवेशों के बीच जो विद्युत क्षेत्र हैं उनकी अनुक्रिया को कम करता है। समझ गए? इसलिए बल कम हुआ। और अपन कह रहे हैं कि वो अनुक्रिया कम हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र को माध्यम गुजरने में दिक्कत खड़ी करता है। इसलिए किसी भी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को नहीं गुजरने देने की जो क्षमता होती है वो उसका क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक सामान्यतः जाना जाता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो माध्यम। इसका जो मान होता है वो 1 से लेकर एप्सिलॉन r का मान कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट। एक तो अपन एयर या निर्वात के लिए लेते हैं और इनफाइनाइट किन के लिए लेते हैं? धातुओं के लिए। ये किसके लिए होता है इनफाइनाइट? धातुओं के लिए। तो आप एक चीज देखो, एप्सिलॉन का मान यहां से क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। इसका मतलब निर्वात के लिए ये धातु अगर अपन ले लें तो धातु के लिए एप्सिलॉन में कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब दो आवेश मेरे पास यहां पड़े थे r, इनके बीच में मैं कोई धातु की चादर रख दूं तो एप्सिलॉन कितना होगा? इनफाइनाइट। और एप्सिलॉन इनफाइनाइट होते हैं, इनके बीच का बल कितना हो गया? 0। उस कंडीशन में इस Q1 और Q2 के बीच का जो F मीडियम है वो या F धातु जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कूलाम बल कहलाता है। सिंपल, समझ गए बात आप? इससे आप एक चीज और भी बता सकते हो कूलाम बल से। यदि अपने पास ये कूलाम बल था F बराबर QK Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, मैं कहूँ कि r बराबर मैंने 1 मीटर रख लिया और Q1 और Q2 दोनों का जो परिमाण है वो 1 कूलाम रख लिया। समझ गए? यानी 1 कूलाम बल मैंने रख लिया, 1 कूलाम आवेश का परिमाण रख लिया और उन आवेशों को 1 मीटर, 1 कूलाम यहाँ 1 कूलाम यहाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर। अगर मैंने ऐसी ले ली तो उस स्थिति में उनके बीच बल कितना होगा? F बराबर कितना हो जाएगा? K का मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन। ये बल हो जाएगा। इसलिए अपन एक कूलाम की डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं किन्हीं दो आवेशों को 1 मीटर दूरी पर रखता हूं और उनके बीच लगने वाला बल इतना है तो उन आवेशों का जो परिमाण है वो कितना होगा? 1 कूलाम होगा। समझ गए? ये अपने पास कूलाम बल था। इसके बाद अपन कूलाम बल का सदिश निरूपण पढ़ेंगे और बहुल आवेशों के कारण कूलाम बल पढ़ेंगे, उनका अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।